बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। जानकारी आपको दे दें कि सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जानकारी आपको दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। ये देखिए ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने लिखा कि उत्तम स्वास्थ्य और मंगलम जीवन की कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सीएम धामी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर पोस्ट किया है। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सीएम धामी ने दिया है। उन्होंने लिखा है, ये पर्व हमें अपने जीवन में गुरुओं के महत्व को याद दिलाता है। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई सीएम धामी ने दिया है। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने लिखा कि गुरु पूर्णिमा का दिन जो है अपने जीवन में गुरुओं के महत्व को याद दिलाता है। हमारे गुरु हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं, कितने ज़रूरी हैं, ये दिन जो है हमें एहसास कराता है। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लाल कुआं से है, जहां प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र डुमका ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। जहां उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने 4 सालों में प्रदेश के कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके अलावा धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बेहतर और शानदार बेमिसाल भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि युवा सीएम के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल के अवसर पर मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इन 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में व्यापक जनसंपर्क कर और निरंतरता बनाए रख करके जो जन जन के साथ संबंध स्थापित किया है, निश्चित रूप से उसके मार्फत ही बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। जनता की आवाज़ का पता लगता है और जनता की मनोदशा का पता भी लगता है। उसी बीच से उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास होता है। इन 4 सालों में अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था हुई है सहकारिता के मार्फत और अन्य तमाम तरह की सब्सिडियां किसानों को कृषि यंत्रों में, बीज पर निःशुल्क बीज, अच्छे बीज और चारे की सुविधा, ये सब चीज़ें हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां इस साल कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और शांति कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल और सीआरएफ के जवान भी तैनात रहे और जिसको लेकर प्रभारी शांति कुमार ने कहा है कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो अपना अतिक्रमण खुद हटा ले। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले सभी कांवड़ियों का स्वागत है। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि फ्लैग मार्च निकालते दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई और व्यवस्थाओं को एक बार फिर से देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आए हैं और शांति कुमार के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल और सीआरएफ के जवान भी मौजूद रहे, जिसको लेकर प्रभारी शांति कुमार ने कहा कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। रजनीश दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजनीश, कल से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।
जी तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है, जी इन इलाकों में संवेदनशीलता देखते हुए पूरा कावड़ खुद जो डिफेंड किया गया है, वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कावड़ जी मार्च पर डाइवर्जन लगा दिए गए हैं। कावड़ियों की देखभाल को लेकर जगह जगह पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट लोगों ने भी अपने शिविर लगाए हैं जो शिव भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा चिकित्सकों के तैनाती को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई कैंप बनाए जा रहे हैं जी और हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक हेल्थ चेकअप कैंप होगा, जी जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। कांवड़ की पूरा मार्ग है, हम आपको बताएं, जैसे रोहतक हो गया, हरिद्वार हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला जो उत्तराखंड का मार्ग है, उन सभी जगह पर सिमरन, चाहे हम फोर्स की बात कर लें, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कांवड़ पर भी आतंकी साया हो सकता है, उसको लेकर भी हमें तैयार रहना है। तो इसके मद्देनजर सीएम के इंस्ट्रक्शन के बाद जो है एटीएस को भी तैनात किया गया है। यूपीआई इकाई की बात कर लें तो उसकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो भी रखे चप्पे चप्पे पे नजर। तो आपको बताएं जो कांवड़ कल से स्टार्ट होनी है, उसकी तैयारियां अंतिम दौर में। आज हरिद्वार में एपी अंजुमन जो एडमिन है वो पहुंच रहे हैं। वो वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ मंडी के साथ एक बैठक करने वाले हैं, तो वहाँ पर सेक्शन देंगे कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इसके अलावा बिल्कुल, देखिए काफी खास तैयारी जो है रजनीश वो तो की गई है, क्योंकि सीएम धामी ने कई बार बैठकें भी उन्होंने किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्री हैं, जो कांवड़ निकालेंगे, जो यात्रा निकालेंगे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस दौरान कोई भी उपद्रव मचाने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप मुझे रजनीश ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो अपना अतिक्रमण खुद हटा ले, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च निकाला गया है, वो तरीके का है कि मैसेज देने को लेकर सभी लोग चौकन्ने रहे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी अगर खुरापात करेगा तो उसके साथ उत्तराखंड पुलिस सख्ती से निपटेगी। आपको बता दें कि अफवाहें न फैलें, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी निगरानी को लेकर एक सेल बनाई गई है, जो उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल निगरानी बनाई है। जब भी देखा जाता है सिमरन, जब कांवड़ यात्रा कर रही होती है तो जो असल में घटना घटती है, उस घटना से इतना डैमेज नहीं होता है हालात, जबकि हालात जो बदसे बदतर तब हो जाते हैं जब उसका अफवाह फैला दी जाती है और अनगरल जानकारियां जब साझा होने लगती है सोशल मीडिया पर, तो लगता है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। उस पैनिक से निपटने को लेकर भी सोशल मीडिया की निगरानी के लिए भी सेल बनाया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठान, दुकान और रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन सबका जो खाद्य सुरक्षा का जो लाइसेंस उनको जारी किया गया है, वो लाइसेंस उनको चस्पा करना है। उस लाइसेंस से गुणवत्ता निश्चित होगी। इसके अलावा लेकिन रजनीश, मुझे ये भी जानकारी आप दीजिएगा कि ये आदेश जो है पिछले हफ्ते ही जारी किए गए थे कि जो भी जो यात्रा मार्ग पर जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट है जो पड़ेंगे, उन पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। क्या आप धरातल पर देख पा रहे हैं? क्या प्रशासन का ये जो आदेश है ढाबा संचालक मानते हुए नजर आ रहे हैं? चूंकि कल से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, समय भी बहुत कम है, सिर्फ आज का वक्त बचा है। देखिए सिमरन, मैं आपको बताऊं, ये जो आदेश पहले उत्तराखंड सरकार ने जारी किया था कि सभी लोगों को अपनी नाम और पहचान को लेकर वहां पर चस्पा करना है, उसके बाद इस आदेश को संशोधित किया गया और कहा गया कि आपको खाद्य सुरक्षा विभाग से मिलने वाला लाइसेंस को चस्पा करना है। तो कुल मिलाकर चूंकि इसमें सिमरन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कि आप किसी को बात नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को लेकर, तो अब क्या है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जो खाद्य पदार्थ है, जो कांवड़िया जहाँ पे सेवन कर रहे हैं, उसको प्याज लहसुन न मिलाया जाए, इसी तरीके की कोई मिलावट ना हो। उन सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा गाइडलाइन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा विभाग के कंधों पर जिम्मेदारी आज है वो इम्प्लीमेंट कराए कि जो कांवड़िया हैं वो जो भी अपने खाने पीने का सामान खरीदते हैं तो उनकी भावनाएं ना आहत हो। अगर किसी की भावना आहत, बिल्कुल रजनीश, तो तमाम आदेश जो है वो पहले से ही जारी किए गए हैं और जो इन आदेशों को नजरअंदाज करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है रजनीश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पौड़ी से है। नामांकन पत्रों की जांच के लिए आज आखिरी दिन है और जानकारी आपको दे दे कि आखिरी दिन 44 नामांकन पत्रों की जाँच की गई है। 5 नामांकन पत्र जो है खारिज किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 181 नामांकन पत्रों में से 5 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत
तहत पौड़ी में जिला पंचायत सदस्य के पद को लेकर कुल 38 निर्वाचन क्षेत्रों में से 181 उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जो है दाखिल किए गए हैं, जहां 3 दिन चली नामांकन प्रक्रिया में कुल 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ एवं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर बीके यादव ने बताया है कि 3 दिन तक चली नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया में 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि यह भी बताया जा रहा है कि आज आखिरी दिन है जिसमें 44 नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें से 2 नामांकन पत्रों को आयोग के अनुसार नाम निर्देश पत्रों के साथ जमानत राशि जमानत के साथ जांच के दौरान खारिज किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इसके साथ 42 नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया। रजनीश लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं और उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। और मैं 29 टीला से इस समय दावेदारी करने जा रही हूँ। एक तरह से तो ये सामान्य सीट थी। मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो 2 पुरुषों के रूप में है और मैं महिला हूँ, और मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी, मेरा तो मुख्य ध्येय यही है कि हमारे क्षेत्र का पलायन रुके, वहाँ पे स्वरोजगार हो, वहाँ पर लोगों को क्या रोड की अच्छी सुविधाएं मिले। रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है और आजकल बरसात के समय तो हमें ही इतनी समस्याएं हो रही है। प्रचार प्रसार में तो जो लोग प्रतिदिन वहाँ से आवाजाही करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जंगली जानवरों से हमारी खेती को बहुत नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं प्रयास करूँ। पूर्व में जो प्रत्याशी हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा तो लगातार जहाँ तक हमने देखा है तो केवल गेट के अलावा हमें कहीं कुछ देखने को मिला नहीं है कि उनके कुछ और प्रयास रहे हो। गेट, सड़कों पर गेट बना दिए गए और उनको दिखाकर ही उनको विकास बोला गया। तो मेरी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं सदन में अपने क्षेत्र के लिए। नमस्कार, मैं प्रिया रावत हूँ। मैं पुत्री श्री विक्रम सिंह रावत की बेटी हूँ, जिन्हें आप सब विक्रम भैया के नाम से भी जानते हैं। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। जब 3 तारीख को मेरा नामांकन हुआ था, उसके बाद से थोड़ा डर था कि क्या पता कागज रुक जाए, ये हो जाए, पर प्रत्यक्ष रूप से मैं अब एक प्रत्याशी बन गई हूँ और इसलिए मुझे अब हर्ष है, उल्लास है कि अब मैं भी अब जो है जनसंपर्क में जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी और अब और दिल अच्छा हो रहा है। बढ़िया जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। पूरे क्षेत्र के जो है ये 2 चक्कर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं और बड़ा जन समर्थन जो है प्रिया को मिल रहा है और एक लोकप्रिय जैसे कि प्रत्याशी होता है ऐसी प्रिया नज़र जो है थलीसैंड के लोगों के जहन में उतर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की जो समस्याएं हैं, वैसे समस्याएं तो अनगिनत होती हैं और उनका समाधान जो है हो नहीं पाता है, लेकिन इसका ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को जो है निस्तारण जो है थलीसैंड 82-30 वार्ड में जो है किया जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमारे यहाँ जो कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे वो 181 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए थे, जिसमें विभिन्न कारणों से 5 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। जो विद्यमान नाम निर्देशन पत्र पाए गए हैं उनकी संख्या 176 है। जो निरस्त हुए हैं उनमें एक का प्रस्तावक दूसरे वार्ड का होने की वजह से निरस्त हुए हैं। 2 लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं थे और 2 लोगों ने जो नाम निर्देशन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है आयोग के निर्देशानुसार, वो नहीं जमा की थी निर्धारित समय पे, तो इसलिए वो निरस्त हुए। इसके कुल मिला के 5 हुए हैं, जिसमें अब हमारे पास विद्यमान नाम निर्देशन पत्र 176 बचे हैं। जानकारी लिए हुए सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, 181 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन 5 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। क्या कमी पाई गई है? अगर मैं आपको बताऊं, जो नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं इसमें जो इन्होंने एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट की जानकारी और उसकी पत्रावली में कमी पाई गई है। उसके बाद चुनाव आयोग के पूरे प्रदेश भर में जो प्रथम चरण के जो नामांकन पत्र उसमें 5 नामांकनों को निरस्त कर दिया है, क्योंकि कहा गया था कि जो जानकारी है, जो फॉर्म है, उसको सही से भरना है। मान लीजिए किसी का ड्यूज है तो वो नोटिस कि वहाँ पर एनओसी का डॉक्यूमेंट लगना था, तो एनओसी के डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे। तो ये जो टेक्निकल इसमें जो यूजफुल था, तो कमियां थी, उससे मतलब 5 नामांकन पत्र नामंजूर किए गए। बिल्कुल, देखिए तो जो कमियां पाई गई यही वजह है कि 5 नामांकन पत्रों को खारिज किया गया। चूंकि देखिए रजनीश, आज आखिरी दिन है, नामांकन पत्रों की जो जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 44 नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, नामांकन होने से जो कल अंतिम दिन था, कल नामांकन पूरे हो गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच चल रही थी। इसी जांच में जो पाए गए हैं कि
पार्ट की निवेश किया गया है, इसमें कमियां थी, किसी में एनओसी मिली थी, किसी में एफिडेविट में जानकारी मिली थी, किसी के बिजनेस का जो सर्टिफिकेट लगाना था कि एनओसी का वो नहीं भरा था। तो किसी प्रावधान है कि जो व्यक्ति चुनाव लगा उसके ऊपर से ऋण नहीं होना चाहिए, और उसकी अगर इसमें किसी बैंक से या किसी से लोन लिया तो उसकी नीति बदली है इस नॉमिनेशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां राजपूत करनी सेना के युवा विंग को उत्तराखंड का नया नेतृत्व मिल गया है। आपको जानकारी दे दें, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अमित उचाना को त्रिभुवन सिंह को युवा करनी सेना का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं अमित उचाना ने कहा है कि देहरादून से मेरा बचपन से जुड़ाव है, यहाँ की हवा, लोगों में मुझे अपनापन महसूस होता है। त्रिभुवन सिंह को कमान सौंपने हमारे संगठन को एक नई ऊर्जा देगा। वहीं दूसरी तरफ त्रिभुवन सिंह ने कमान संभालने के बाद कहा कि करनी सेना का विजन स्पष्ट है, पहले जनता फिर संस्कृति, जब जरूरत हो तब संघर्ष। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को युवाओं को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समस्याओं को समझना और उसके समाधान को निकालना भी होगा, और इसी ये हमारी प्राथमिकता है। राजपूत करनी सेना की युवा एक नया संगठन हमने वो किया है, शुरू किया है, एक उसी से वाहिनी निकाली है एक युवा के लिए। तो इसमें सारे युवा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि और हमारे समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आगे आएँ और हमारे संगठन के साथ जुड़ें। संदेश देना चाहती है? देखो, हमारा श्री राजपूत करनी सेना का एक ही संदेश है, अपने साथ साथ औरों को भी साथ साथ आगे लेके चलना। हमारे साथ रह के हम और समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री राजपूत करनी सेना किसी और के लिए काम नहीं करती, हमारी सेना सबके लिए उतनी बराबर है जितनी हमारे समाज के लिए। उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने से मार्ग भी बाधित हुआ है। देहरादून समेत रुद्रप्रयाग में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 87 सड़कें ब्लॉक हुई हैं। स्कूल में बच्चों की छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की घोषणा भी की गई है। जानकारी देखिए, आपको ये भी दे दें, 14 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश जो है प्रदेश में दर्ज की जा रही है। नैनीताल, बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कम से कम 80 से अधिक सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हुई हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जो है लगातार प्रशासन जो है जुटा हुआ है। जितेंद्र पेटवाल ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार बारिश जो है प्रदेश में दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने यह भी चेता दिया है कि 12 जुलाई तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक का एक शेड्यूल उन्होंने जारी किया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह आशंका जताई है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों के अधिकांश स्थानों में एवं शेष जनपदों में अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही शेड्यूल लगभग मुझे लगता है कि 16 तारीख तक रहेगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार। इसके अलावा जो पहाड़ी जनपद है, उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की आशंका भी वहां पर जताई गई है, जिसके तहत जो उत्तराखंड में आज देहरादून में भी सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को छुट्टी की गई है, स्कूल बंद है। पहाड़ी जनपदों में भी कई जनपदों में जिलाधिकारी के निर्देश पर ये स्कूल बंद किए गए हैं, आंगनबाड़ी बंद किए गए हैं और तमाम तरह के एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि
आगामी एक हफ्ते तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। और बिल्कुल उत्तराखंड में जितेंद्र, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश आने वाले सप्ताह में भी मौसम इसी तरह रहेगा। जितेंद्र, ये भी जानकारी दीजिएगा कि 87 सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक बताई जा रही हैं, जहां मलबा गिरने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि मलबा हटाने का कार्य जो है वो लगातार जारी है। चूंकि बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ये भी फैसला किया है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। कब तक छुट्टियां घोषित की गई हैं? आज के लिए जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए हैं, और जैसे जैसे आगे का मौसम का पूर्वानुमान आएगा उस हिसाब से फिर जिलाधिकारी निर्देशित करेंगे कि किस दिन की छुट्टी रखनी है। लेकिन एक दिन पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर जैसे आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। सड़कें बाधित हैं, जगह जगह पर जो प्रशासन की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, लगातार मलबा हटाने पे लगे हुए हैं। और उच्च हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर थोड़ा सा बारिश तेज हो जाती है तो पहाड़ों से जो मलबा है या लैंडस्लाइड जोन जो है वहां पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में पहले से ही टीमें मुस्तैद रहती हैं, और जहां जहां ऐसी दिक्कतें हो रही हैं उनको दूर किया जा रहा है। और भारी बारिश का जैसे अलर्ट पूर्वानुमान बिल्कुल, तो जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, प्रशासन की तरफ से उसे दूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में लगातार हो रही बारिश और देहरादून में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें, स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने आदेश जारी किया है। तेज बारिश और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे जब तक आदेश नहीं आता। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। और आज देहरादून में सभी स्कूल्स बंद हैं। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक आई तेज बारिश के बाद चोरखाले में जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार हर तरफ जलभराव की स्थिति है। इस बीच दो व्यक्ति ने लापरवाही से मोटरसाइकिल के साथ उनफनते नाले को पार करने की कोशिश की है। पानी के तेज बहाव में व्यक्ति भी बह गए हैं। हालांकि कुछ दूर पर व्यक्ति की जान जो है वो बच गई है। पूरी घटना जो है कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक प्रयास वो बिल्कुल ना करें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। तो बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में दो व्यक्ति जो है बाइक पर सवार थे और वो पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान तेज बहाव की वजह से ये भी बह गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां गांव में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें, वन्य जीवों का आतंक भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल देर रात 15 जंगली हाथियों का झुंड जो है गांव में घुस गया। वहीं किसान की फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों के झुंड ने गन्ने की फसल को पूरी तरह से रौंद दिया है। इस घटना से किसानों में डर का भी माहौल बना हुआ है। साथ ही किसानों ने शासन और वन विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए और गाँव में हाथियों के आतंक से गाँव को मुक्त कराए। तो हाथियों का झुंड जो है पूरी तरह से किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिए हैं। और जानकारी आपको ये भी दे दे कि इससे किसान जो है दहशत में जी रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रातों रात बनी अवैध मजार। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाया गया है। डीएम ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो डीएम द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से बड़ी खबर। रातों रात बनी है अवैध मजार। 10 बीघा सरकारी जमीन पर यह अवैध मजार को बनाया गया है। अब जब ये मामला संज्ञान में आया तो डीएम ने जांच करने के आदेश भी जारी किए हैं। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। सरकारी जमीन पर यह मजार बनाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।